कहानी स्कॉटलैंड के कोस्ट के पास एक अलग थलग और सुनसान द्वीप से शुरू होती है। यहाँ माइकल अकेला रहता है। उसके आसपास कोई इंसान नहीं होता, बस तेज हवा, समंदर की लहरों की आवाज और उसके साथ रहने वाला एक वफादार कुत्ता होता है जो हर समय उसके पास ही रहता है। हर हफ्ते जेसी और उसका चाचा छोटी नाव से माइकल के लिए खाना और जरूरी सामान लेकर आते हैं, लेकिन माइकल हमेशा उनसे दूरी बनाए रखता है। वह उनसे बात करना तो दूर, ठीक से उनकी तरफ देखता भी नहीं। अगर कभी दरवाजा खोलता भी है तो खुद को उनसे अलग ही रखता है। शायद लोगों से दूर रहना अब उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन जेसी घर के बाहर सामान का बक्सा रखता है और उसके ऊपर एक छोटा सा तोहफा भी छोड़ देता है। तोहफा छोटा होता है, लेकिन जेसी ने उसे दिल से दिया था। इसके बाद नाव धीरे धीरे वहाँ से दूर चली जाती है। कुछ देर बाद माइकल बाहर आता है। वह बिना कुछ कहे सामान का बक्सा उठा लेता है, लेकिन तोहफा वहीं जमीन पर छोड़ देता है। उसे उस तोहफे से कोई खास मतलब नहीं होता। फिर वह पूरा दिन घर के अंदर बैठकर शराब पीता रहता है। मेज पर शतरंज बिछी होती है और वह अकेले ही अपने साथ खेलता रहता है। अगले हफ्ते जेसी फिर वहाँ आती है। इस बार वह सिर्फ सामान रखकर वापस नहीं जाती, बल्कि हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक देती है। माइकल गुस्से में दरवाजा खोलता है, सामान पकड़ता है और तुरंत दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन जेसी अपना पैर दरवाजे के बीच रख देती है। वह वही तोहफा माइकल की तरफ बढ़ाती हुई पूछती है कि तुम कभी हमें नमस्ते क्यों नहीं कहते? तुम हमेशा हमसे दूर क्यों रहते हो? माइकल कोई जवाब नहीं देता। वह जेसी का पैर दरवाजे से हटाता है और दरवाजा बंद कर देता है। जेसी बाहर से जोर से कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। फिर वह वापस नाव की तरफ चली जाती है। तोहफा एक बार फिर दरवाजे के बाहर ही पड़ा रह जाता है। उसी समय उसके चाचा को नाव पर मौसम की चेतावनी मिलती है। एक बहुत तेज तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। आसमान धीरे धीरे काला होने लगता है, हवा तेज हो जाती है और समंदर की लहरें खतरनाक रूप लेने लगती हैं। जेसी बड़ी मुश्किल से अपनी छोटी नाव तक पहुंचती है और उसे चलाने की कोशिश करती है, लेकिन लहरें इतनी तेज होती हैं कि वह पानी में गिर जाती है। उसका चाचा उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान की वजह से उनकी नाव भी उलट जाती है। जेसी पानी में हाथ पैर मारने लगती है, मगर उसका पैर जाल में फंस चुका होता है। वह ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन तेज लहरें बार बार उसे नीचे धकेल देती हैं। इधर माइकल को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसका कुत्ता खिड़की के पास खड़ा होकर बेचैनी से आवाजें निकालने लगता है। माइकल को अंदाजा हो जाता है कि समंदर में कुछ गलत हुआ है। वह तुरंत बाहर भागता है। भागते हुए उसका पैर उसी तोहफे से टकराता है जिसे उसने पहले अनदेखा कर दिया था। माइकल अपनी नाव पर चढ़ता है, उसे पानी तक ले जाता है और इंजन शुरू करके तेजी से आगे बढ़ता है। कुछ दूरी पर उसे जेसी पानी में दिखाई देती है। जेसी ऊपर आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका पैर जाल में बुरी तरह उलझा हुआ होता है। माइकल बिना ज्यादा सोचे समंदर में छलांग लगा देता है। वह पानी के अंदर जाकर जाल को खोलता है, उलझे हुए हिस्से अलग करता है और जेसी को आजाद कर देता है। वह उसके चाचा को भी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। माइकल किसी तरह जेसी को नाव में खींचकर लाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वह उसे सांस देने लगता है। काफी कोशिश के बाद जेसी फिर से सांस लेना शुरू कर देती है। शाम को जेसी को माइकल के बिस्तर पर होश आता है। आंखें खुलते ही वह अपने चाचा के बारे में पूछती है। माइकल कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से उसे सच बता देता है कि उसका चाचा अब नहीं रहा। ये सुनकर जेसी टूट जाती है। वह पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है और माइकल चुपचाप सोफे पर सो जाता है। सुबह माइकल उसके टखने को देखता है। टखना सूज चुका होता है और जाल की वजह से कट भी गया होता है। जेसी उससे पूछती है कि तुमने किसी को खबर क्यों नहीं दी? पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? क्या किसी को पता भी है कि मैं यहाँ हूँ? माइकल बस इतना कहता है कि आराम करो। जब माइकल पानी लेने जाता है तो जेसी गुस्से में कहती है कि मुझे इस द्वीप से वापस घर जाना है। वह कहती है कि मेरा परिवार मुझे ढूंढ रहा होगा, लेकिन माइकल को उसके बारे में काफी कुछ पता होता है। वह जानता है कि जेसी की माँ कुछ साल पहले मर चुकी है और वह अपने पिता को कभी जानती ही नहीं थी। उसके बाद उसके चाचा ने ही उसका ख्याल रखा था। इसलिए माइकल शांत आवाज में कहता है कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। यह सुनकर जेसी हैरान रह जाती है कि माइकल को यह सब कैसे पता है। जब माइकल बाहर जाता है तो जेसी बिस्तर से उठकर उसकी मेज पर कुछ ढूंढने लगती है। वहाँ उसे एक चाकू मिल जाता है। माइकल के कदमों की आवाज सुनकर वह जल्दी से वापस बिस्तर पर आ जाती है और चाकू तकिए के नीचे छुपा देती है। रात को जेसी को बुरा सपना आता है। वह डर के मारे आवाजें निकालने लगती है। माइकल उसे देखने आता है और जैसे ही उसे छूता है जेसी अचानक जाग जाती है। उसके हाथ में वही चाकू होता है जो अब माइकल की तरफ तना हुआ है। माइकल बिना घबराए कहता है कि यह सिर्फ एक सपना था। इसके बाद वह जेसी को समझाता है कि हथियार डर में नहीं चलाया जाता, दिमाग शांत रखना पड़ता है। फिर वह उसे चाकू सही तरह पकड़ना और खुद को संभालना सिखाता है। दिन गुजरने लगते हैं और माइकल जेसी का ख्याल रखता रहता है। वह उसे बाथरूम तक ले जाता है, खाना बनाता है, दवाई देता है और उसके जख्म साफ करता है। धीरे धीरे जेसी बाहर जाने लगती है और कुत्ते के साथ समय बिताने लगती है। माइकल उसे देखकर चुपचाप खुश होता है। एक दिन जेसी उससे पूछती है कि वह उसके चाचा को कैसे जानता था। माइकल बताता है कि वे दोनों रॉयल मरीन्स में साथ काम कर चुके थे। जेसी को एहसास होता है कि वह इतने दिनों से उसके साथ है, लेकिन उसे उसका नाम तक नहीं पता। वह माइकल से उसका नाम पूछती है, पर माइकल नाम बताने से बच जाता है। फिर जेसी कुत्ते का नाम पूछती है। माइकल कहता है कि उसका भी कोई नाम नहीं है। यह सुनकर जेसी हैरान हो जाती है और उसी समय कुत्ते का नाम जैक रख देती है। वह प्यार से उसे जैक कहकर बुलाती है और कुत्ता भी
से इस नाम को अपना लेता है। इसके बाद जेसी शतरंज की तरफ देखती है और माइकल को चाल बताती है। माइकल समझ जाता है कि जेसी शतरंज खेलना जानती है। उसे लगता है कि अब उसे कोई सही मुकाबला देने वाला मिल गया है, लेकिन इसी बीच वह जेसी का पैर फिर से देखता है और उसे पता चलता है कि जख्म में संक्रमण हो गया है। जेसी हॉस्पिटल जाने की बात करती है, लेकिन माइकल साफ मना कर देता है। वह कहता है कि जो जरूरी होगा मैं खुद लेकर आऊंगा। फिर माइकल नाव लेकर मुख्य जमीन की तरफ निकल जाता है। उसके जाने के बाद जेसी माइकल की मेज पर एक तस्वीर देखती है। ये जेसी और जैक की बनाई हुई तस्वीर होती है। फिर वह दराज खोलती है और उसे पता चलता है कि माइकल ने उसका दिया हुआ तोहफा खोल लिया था। उसके अंदर एक छोटा सा स्नो ग्लोब होता है जिसमें एक लाइट हाउस बना होता है, बिल्कुल उसी द्वीप के लाइट हाउस जैसा। उधर लंदन में मैनाफोर्ट नाम के एक आदमी को सरकारी सुनवाई में सवालों का सामना करना पड़ता है। उस पर आरोप है कि उसने थिया नाम का निगरानी कार्यक्रम चलाया जो देश के लोगों के फोन, कैमरा, संदेश और दूसरी जानकारी पर नजर रखता था। मैनाफोर्ट अपना बचाव करते हुए कहता है कि इसी सिस्टम की वजह से कई खतरों को रोका गया और कई आतंकियों को पकड़ा गया, लेकिन मामला अब जनता के सामने आ चुका था, इसलिए सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। बाद में मैनाफोर्ट की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से होती है। प्राइम मिनिस्टर रिकॉर्डिंग बंद करवाती है और उससे अकेले में बात करती है। वह कहती है कि जनता के सामने तुम्हें पद से हटाना पड़ेगा। दुनिया यह नहीं सुनना चाहती कि सरकार उनके फोन और कैमरा से क्या देख रही है। प्राइम मिनिस्टर उसे बताती है कि रॉबर्टा कुछ समय के लिए उसकी जगह लेगी, लेकिन असली बात यह होती है कि मैनाफोर्ट पूरी तरह बाहर नहीं होगा। वह सबकी नजरों से दूर रहकर अब भी थिया से जुड़ा रहेगा। मैनाफोर्ट इस बात को मान लेता है। इधर स्कॉटलैंड में माइकल दवाई लेने एक दुकान पर जाता है और रास्ते में कैमरा से बचने की पूरी कोशिश करता है। फिर वह कपड़ों की दुकान पर जाता है और जल्दी जल्दी जेसी के लिए कुछ कपड़े चुनता है ताकि देर तक कैमरा के सामने न रहे। लेकिन बाहर निकलते समय कुछ लड़कियां तस्वीरें ले रही होती हैं और गलती से माइकल का चेहरा कैमरा में आ जाता है। जैसे ही यह तस्वीर थिया तक पहुंचती है, सिस्टम में चेतावनी जारी हो जाती है। माइकल को एक खतरनाक आतंकी के रूप में पहचान लिया जाता है। रॉबर्टा यह चेतावनी देखते ही तुरंत हमला करने वाली टीम भेजने का आदेश देती है। उधर माइकल दवाइयां और कपड़े लेकर वापस द्वीप पर पहुंचता है। वह जेसी के टखने पर सही तरह से पट्टी करता है, उसे दवाइयां देता है और साथ में कुछ मिठाइयां भी देता है। फिर वह जेसी को नए कपड़े देता है जो उसके लिए लगभग सही होते हैं। रात के खाने के समय माहौल थोड़ा शांत लगता है। जेसी को खाना अच्छा लगता है और माइकल भी पहली बार उसके साथ थोड़ा सहज दिखाई देता है। लेकिन तभी माइकल को बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वह खिड़की से देखता है तो एक नाव द्वीप की तरफ बढ़ रही होती है। माइकल तुरंत गंभीर हो जाता है। वह जेसी से कहता है कि जल्दी से बाथरूम में जाओ, दरवाजा बंद करो और कोई आवाज मत करना। जब तक मैं खुद तुम्हें लेने ना आऊं बाहर मत निकलना। जेसी एक चाकू उठाती है और बाथरूम में छुप जाती है। माइकल भी तैयारी करने लगता है। वह एक धारदार औजार उठाता है और बाहर चला जाता है। कुछ ही देर में हथियारबंद लोग नाव से उतरकर घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। माइकल ने पहले से ही कई जगह जाल लगाए हुए थे। जैसे ही सैनिक आगे बढ़ते हैं, माइकल एक रस्सी काट देता है। पहाड़ से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरता है और उसी के साथ एक जाल खुल जाता है जो एक सैनिक को पकड़कर पानी की तरफ खींच लेता है। इसके बाद माइकल तेज रोशनी चालू कर देता है। सैनिकों ने रात में देखने वाले चश्मे पहने हुए थे, इसलिए अचानक रोशनी पड़ते ही उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वे जल्दी से चश्मे उतारते हैं और माइकल पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक सैनिक माइकल का पीछा करते हुए ऊपर चढ़ता है। माइकल अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे से उस पर हमला करता है। वह लालटेन तोड़कर उसके सिर पर मारता है और फिर आग वाली बंदूक से उस पर वार कर देता है। दूसरा सैनिक ऊपर पहुंचता है तो माइकल उस पर चाकू से हमला करता है और उसे नीचे धक्का दे देता है। इसी बीच एक और सैनिक घर के अंदर घुसता है। जैक तुरंत उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और सैनिक मारा जाता है, लेकिन इसी दौरान जैक को गोली लग जाती है और वह वहीं दम तोड़ देता है। बाथरूम के अंदर जेसी डरी हुई खड़ी होती है। एक सैनिक दरवाजे तक पहुंचता है, उसे तोड़कर अंदर घुसता है और जेसी के हाथ से चाकू छीन लेता है। वह उसे पकड़कर बाहर घसीटने लगता है। उसी समय गैराज की तरफ एक और सैनिक माइकल को ढूंढ रहा होता है। वह अंधेरे में इधर उधर देखता है और अपनी रोशनी घुमाता रहता है। माइकल चुपचाप सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही सैनिक आगे बढ़ता है, माइकल दूसरा जाल चला देता है। ऊपर से लोहे का भारी हुक तेजी से निकलता है और उस सैनिक के शरीर में फंस जाता है। वह आदमी हवा में लटक जाता है और दर्द से चीखने लगता है। माइकल रस्सी को और कस देता है ताकि वह वहीं अटका रहे। फिर वह अंधेरे में छुप जाता है। कुछ देर बाद वहाँ एक और सैनिक पहुँचता है। माइकल बिना समय गंवाए उस पर टूट पड़ता है। वह उसका हथियार छीनता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। माइकल उस पर कई बार चाकू से वार करता है, लेकिन वह आदमी फिर भी लड़ता रहता है। वह काफी ताकतवर होता है, मगर माइकल उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। आखिर में माइकल उसकी गर्दन पर वार करता है, फिर उसके सिर पर जोरदार चोट मारता है। सैनिक नीचे गिर जाता है। माइकल उसकी गर्दन दबाए रखता है जब तक वह पूरी तरह शांत नहीं हो जाता। तभी माइकल को जेसी की चीख सुनाई देती है। उसकी आवाज में डर और दर्द साफ महसूस होता है। माइकल तुरंत सैनिक की बंदूक उठाता है और बाहर भागता है। वह उस आदमी के पैरों पर गोली चलाता है जिसने जेसी को पकड़ा हुआ था। गोली लगते ही वह नीचे गिर जाता है और जेसी एक तरफ हट जाती है। जैसे ही माइकल को
साफ निशाना मिलता है वह आखिरी सैनिक को भी मार देता है। फिर वह देखता है कि उस सैनिक के कपड़ों पर एक छोटा कैमरा लगा है जिससे सब कुछ दर्ज हो रहा था। माइकल उसका सारा सामान उठा लेता है। इसके बाद वह जेसी से कहता है कि यहीं रुको। वह घर के अंदर जाता है और वहाँ जैक को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है। जैक अब बिल्कुल शांत होता है। माइकल उसके पास बैठता है, उसके सिर पर हाथ फेरता है और धीमी आवाज में उससे माफी मांगता है। फिर माइकल किसी पुराने जानकार को फोन करता है। वह बस इतना कहता है कि मैं आ रहा हूँ और मेरे साथ एक लड़की है। फोन बंद करने के बाद वह उसकी बैटरी निकाल देता है ताकि कोई उसके सिग्नल का पीछा न कर सके। इसके बाद माइकल और जेसी सैनिकों की नाव में बैठते हैं और अंधेरे समंदर के रास्ते द्वीप से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद रोबर्टा को पता चलता है कि उसकी पूरी टीम हार चुकी है। वह हैरान रह जाती है कि एक आदमी ने इतने प्रशिक्षित लोगों को अकेले ही खत्म कर दिया। अब उसे शक होता है कि जिसे वे आतंकी समझ रहे थे वह असल में कोई और है। रोबर्टा तुरंत अपने लोगों से कहती है कि उस आदमी की असली पहचान पता करो और साथ ही उस लड़की के बारे में भी जानकारी निकालो। फिर वह वर्कमैन नाम के एक खास एजेंट को भेजने का आदेश देती है। सुबह तक माइकल और जेसी स्कॉटलैंड पहुंच चुके होते हैं। जेसी देखती है कि माइकल के कपड़ों पर खून लगा है और उसका जख्म खुल चुका है। वह परेशान होकर कहती है कि तुम्हारा खून बह रहा है। माइकल शांत आवाज में कहता है कि मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। दोनों चुपचाप शहर के बीच से गुजरने लगते हैं। माइकल हर जगह लगे कैमरा से बचने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जिसे वे इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन गाड़ी की चाबी उनके पास नहीं होती। माइकल जेसी को बंदूक पकड़ना सिखाता है। वह उसे समझाता है कि बंदूक को नीचे रखो, उंगली ट्रिगर पर मत रखना और यहीं खड़ी रहना। फिर वह चाबी लेने के लिए सामने वाले घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर माइकल चाबी ढूंढ रहा होता है कि तभी एक छोटा लड़का उसे देख लेता है और डर जाता है। अचानक घर का मालिक सामने आ जाता है और माइकल पर बंदूक तान देता है। हालात खराब हो जाते हैं, लेकिन तभी जेसी आती है और वह उस आदमी से कहती है कि माइकल घायल है, उसकी मदद करो। मजबूरी में घर का मालिक माइकल के जख्म का इलाज करने लगता है। इसी बीच रोबर्टा की टीम में एक टेक्नीशियन को पता चलता है कि जो आतंकी वाली पहचान सामने आई थी वह असली नहीं थी। किसी ने थिया की जानकारी बदलकर माइकल का चेहरा एक खतरनाक आतंकी से जोड़ दिया था। यानी कैमरा ने जिसे आतंकी समझा वह असल में माइकल था। टेक्नीशियन आगे जांच करता है तो माइकल की असली पहचान सामने आती है। उसका नाम माइकल मेसन होता है। जानकारी में लिखा होता है कि वह पहले ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस से जुड़ा था और 10 साल पहले एक लड़ाई में मारा जा चुका था। रोबर्टा समझ जाती है कि कोई जानबूझकर अपने ही आदमी को निशाना बनवा रहा है। टेक्नीशियन उसकी पुरानी मिशन फाइल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कंप्यूटर पर संदेश आता है कि फाइल मौजूद नहीं है। तभी स्कॉटलैंड के उसी घर से की गई पुलिस कॉल पकड़ में आती है। एक लड़का रोते हुए कह रहा होता है कि एक आदमी और एक लड़की उनके घर में है। रोबर्टा तुरंत नई टीम भेजती है। साथ ही वर्कमैन को भी आगे बढ़ने का आदेश दिया जाता है। उधर मैनाफोर्ट अपने सिस्टम से सब कुछ देख रहा होता है। वह फुटेज जांचता है और माइकल को पहचानते ही चौंक जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से माइकल को बहुत पहले मर जाना चाहिए था। जैसे ही उसे पता चलता है कि रोबर्टा वर्कमैन को भेज रही है, वह खुद वर्कमैन से संपर्क करता है। मैनाफोर्ट उसे संदेश भेजता है कि अब यह ब्लैक ऑपरेशन है, तुम सिर्फ मुझे जवाब दोगे। वर्कमैन पहले से ही मैनाफोर्ट का वफादार होता है, इसलिए वह तुरंत मान जाता है। मैनाफोर्ट साफ आदेश देता है कि माइकल को देखते ही मार दो। जब वर्कमैन लड़की के बारे में पूछता है तो मैनाफोर्ट उसे भी खत्म करने का आदेश देता है। इधर घर का मालिक माइकल का जख्म सिल देता है। माइकल वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन तभी पुलिस घर को चारों तरफ से घेर लेती है। मालिक का बेटा मान लेता है कि पुलिस को उसने ही कॉल किया था। पुलिस को ऊपर से आदेश दिया गया होता है कि अंदर न जाए और सिर्फ घेराबंदी बनाए रखें, लेकिन घर का मालिक घबराकर दरवाजे की तरफ भागता है। जैसे ही वह बाहर निकलने लगता है, वर्कमैन दूर से उसके सिर में गोली मार देता है। माइकल सही समय पर लड़के को रोक लेता है, वरना वह भी वर्कमैन की गोली का निशाना बन सकता था। बाहर वर्कमैन लगातार पुलिस की गाड़ियों पर गोलियां चला रहा होता है और माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका होता है। इसी अफरा तफरी में माइकल और जेसी पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर आते ही 2 पुलिस ऑफिसर उनके सामने आ जाते हैं। माइकल उनसे भिड़ जाता है और कुछ ही पलों में दोनों को नीचे गिरा देता है। तीसरा पुलिस ऑफिसर भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उसे भी काबू कर लेता है और उसका हथियार उठा लेता है। अब बाकी पुलिस वाले रास्ता रोकने लगते हैं। माइकल किसी को मारना नहीं चाहता, इसलिए वह पेपर स्प्रे और टेजर से उन्हें गिराता है। आखिरी पुलिस ऑफिसर लड़ने की कोशिश भी नहीं करता। माइकल उससे गाड़ी की चाबी लेता है और जेसी के साथ पुलिस की गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। गाड़ी बाहर निकलती है तो रास्ते में कई गाड़ियों से टकराती है, लेकिन माइकल किसी तरह उसे संभाल लेता है। रोबर्टा यह सब कैमरा पर देख रही होती है। वह वर्कमैन से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वर्कमैन ने अपना संपर्क यंत्र बंद कर दिया होता है। वर्कमैन तुरंत माइकल की गाड़ी का पीछा शुरू कर देता है। वह अपनी गाड़ी से बार बार उनकी गाड़ी को टक्कर मारता है। माइकल रफ्तार बढ़ाता है तो वर्कमैन गोली चला देता है। शीशा टूट जाता है, लेकिन माइकल और जेसी बच जाते हैं। दोनों गाड़ियां जंगल के रास्ते तेजी से दौड़ती रहती हैं। माइकल अचानक मोड़ काटता है ताकि वर्कमैन धोखा खा जाए, लेकिन वर्कमैन भी कम तेज नहीं होता। वह फिर पीछे लग जाता
जाता है और दोबारा गाड़ी को टक्कर मारता है। वर्कमैन फिर गोली चलाता है। माइकल गाड़ी को दाएं बाएं घुमाकर गोलियों से बचाता है। फिर वह अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर देता है। जैसे ही वर्कमैन आगे आने लगता है, माइकल उसकी गाड़ी को साइड से जोरदार टक्कर मारता है। टक्कर इतनी तेज होती है कि वर्कमैन की गाड़ी पलटकर सड़क से बाहर चली जाती है। माइकल पक्का कर लेता है कि वर्कमैन फिलहाल पीछा नहीं कर सकेगा। इसके बाद वह जेसी को लेकर आगे निकल जाता है। कुछ दूरी पर उन्हें एक निर्माण वाली जगह मिलती है। माइकल कहता है कि अब गाड़ी बदलनी पड़ेगी। उधर वर्कमैन पलटी हुई गाड़ी से किसी तरह बच निकलता है। वह घायल तो होता है लेकिन रुकता नहीं। वह सड़क पर पैदल चलने लगता है। तभी एक पुलिस की गाड़ी और एक आम आदमी की गाड़ी उसके रास्ते में आ जाती है। वर्कमैन बिना झिझक पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है और दूसरे आदमी से जबरदस्ती उसकी गाड़ी छीन लेता है। इधर रोबर्टा को अब मामला और ज्यादा उलझा हुआ लगता है। वह मैनाफोर्ट को फोन करती है और पूछती है कि क्या वह माइकल मेसन को जानता है। मैनाफोर्ट पहले बात को हल्का करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह रोबर्टा को एक पुराना राज बताता है। वह कहता है कि कई साल पहले एक गुप्त कार्यक्रम चलाया गया था जिसका नाम ब्लैक काइट्स था। इसमें ऐसे खास एजेंट्स रखे जाते थे जो MI6 की सीधी निगरानी से बाहर काम करते थे। वे ऐसे काम करते थे जिनका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। माइकल मेसन भी उन्हीं एजेंट्स में से एक था। मैनाफोर्ट बताता है कि माइकल बहुत काबिल था। वह बाकी लोगों के लिए मिसाल बन गया था, लेकिन एक दिन उसे एक विदेशी खुफिया आदमी को खत्म करने भेजा गया। माइकल ने आदेश नहीं माना, रिपोर्ट झूठी लिखी और गायब हो गया। मैनाफोर्ट का कहना था कि शायद माइकल दुश्मन की तरफ चला गया था। वह रोबर्टा को चेतावनी देता है कि माइकल साधारण आदमी नहीं है, उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। बाद में रोबर्टा अपने टेक्नीशियन से ब्लैक काइट्स की पुरानी जानकारी निकलवाती है। काफी कोशिश के बाद कुछ फाइल्स खुलती हैं। वहाँ से पता चलता है कि माइकल ने असल में एक आयरानियन वैज्ञानिक को भागने में मदद की थी। उस वैज्ञानिक ने उनके परमाणु कार्यक्रम की जरूरी जानकारी दी थी। माइकल का काम उस आदमी की रक्षा करना था, लेकिन बाद में उसे आदेश मिला कि उसे मार दिया जाए ताकि सरकार सब कुछ छुपा सके। माइकल ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। रोबर्टा को समझ आ जाता है कि माइकल गद्दार नहीं था, बल्कि उसने एक बेगुनाह आदमी को बचाया था। जब रोबर्टा यह सब देख रही होती है, मैनाफोर्ट कैमरा के जरिए उस पर नजर रखे होता है। उसे समझ आ जाता है कि रोबर्टा सच्चाई के करीब पहुंच रही है। अब मामला और खतरनाक हो जाता है। कुछ देर बाद माइकल और जेसी एक शांत जगह पर गाड़ी में होते हैं। जेसी धीमी आवाज में माइकल से पूछती है कि क्या उसका कहीं कोई परिवार है। माइकल कहता है नहीं। जेसी फिर पूछती है कि क्या उसने कभी पत्नी या बच्चों के बारे में नहीं सोचा। माइकल शांत होकर कहता है कि ऐसी चीजें जिंदगी को और उलझा देती हैं। वह समझाता है कि उसकी जिंदगी पहले से ही खतरों से भरी रही है। अगर उसके साथ पत्नी या बच्चे होते तो उन्हें भी खतरे में डालना पड़ता। जेसी ये सुनकर उदास हो जाती है। वह कहती है कि अगर उसे अपनी माँ और चाचा वापस मिल जाते तो वह मुश्किल जिंदगी भी अपना लेती। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह अपने बैग से एक मुड़ा हुआ कागज निकालती है। उस पर जैक की तस्वीर बनी होती है। जेसी उसे माइकल को देते हुए कहती है कि कम से कम तुम्हारे पास जैक था, वही तुम्हारा परिवार था। कुछ देर सफर करने के बाद दोनों एक नए शहर में पहुंचते हैं। वहाँ वे सिर झुकाकर चलते हैं ताकि सड़क पर लगे कैमरा उनके चेहरे साफ न देख सके। वे हर तरफ नजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक गाड़ी पास से गुजरती है जिसमें कैमरा लगा होता है और उनके चेहरे उसमें दर्ज हो जाते हैं। थोड़ी देर में मैनाफोर्ट को उनकी जगह का पता चल जाता है। वह फुटेज में छेड़छाड़ करता है और माइकल और जेसी को वीडियो से गायब कर देता है ताकि रोबर्टा को उनकी सही जगह पता न चले। फिर वह वर्कमैन को उनके ठिकाने की जानकारी भेज देता है। माइकल और जेसी एक स्थानीय चर्च पहुंचते हैं जहां माइकल अपने पुराने दोस्त आर्थर से मिलता है। आर्थर बिना ज्यादा सवाल किए उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाता है और शहर से दूर पेड़ों के बीच बने अपने घर ले जाता है। घर शांत जगह पर बना होता है। जेसी रसोई में जाती है और वहाँ कुछ दवाइयाँ देखती है। बोतलें और गोलियां देखकर उसे अंदाजा होता है कि आर्थर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। इसी बीच आर्थर माइकल को बताता है कि जब वह खुफिया दुनिया छोड़ रहा था तब उसने थिया को बनाने में मदद की थी। उसके पास अब भी उस सिस्टम से जुड़ी कुछ जानकारी मौजूद है। वह बताता है कि जब माइकल को गायब करना था तो उसने उसकी पहचान को सिस्टम से हटाकर एबरडीन के एक आम ऑयल वर्कर से जोड़ दिया था ताकि कोई उसे न ढूंढ सके। लेकिन अब किसी ने उस पहचान को बदलकर एक खतरनाक आतंकी से जोड़ दिया है। माइकल समझ जाता है कि यह मैनाफोर्ट का काम है। आर्थर कहता है कि माइकल ने मैनाफोर्ट का सबसे बड़ा नियम तोड़ा था, इसलिए वह इतने साल बाद भी उसे खत्म करना चाहता है। माइकल आर्थर से कहता है कि जब तक वह बाहर जाकर इस मामले को खत्म करता है तब तक जेसी को सुरक्षित रखना, लेकिन आर्थर उदास होकर मना कर देता है। वह कहता है कि मैं यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तभी जेसी बीच में बोल पड़ती है कि आर्थर को कैंसर है। उसे यह बात इसलिए समझ आई क्योंकि आर्थर वही दवाइयां ले रहा था जो उसकी माँ अपनी मौत से पहले
पहले लिया करती थी। जेसी को लगता है कि माइकल उसे छोड़ना चाहता है। वह कहती है कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं चुपचाप चली जाऊंगी। आर्थर फिर माइकल को बताता है कि डॉक्टर्स के हिसाब से उसके पास बहुत कम समय बचा है। ये सुनकर माइकल को दुख होता है, लेकिन अब उसके पास रास्ता कम बचा होता है। वह आर्थर से कमाल शाह का पता पूछता है। आर्थर तुरंत मना कर देता है। वह कहता है कि कमाल बहुत खतरनाक आदमी है, वह लोगों की तस्करी करता है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन माइकल कहता है कि इस समय मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसे जेसी को सुरक्षित जगह पहुंचाना ही होगा। आर्थर मजबूरी में उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। माइकल के लिए इतना भी काफी होता है। जब वे निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर वर्कमैन खड़ा होता है। वह बिना देर किए गोलीबारी शुरू कर देता है। माइकल तुरंत जेसी को दीवार के पास जाने को कहता है और खुद फर्नीचर के पीछे छुप जाता है। वर्कमैन कमरे में घुसता है। माइकल सही मौका देखकर उसके ऊपर भारी शेल्फ गिरा देता है। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कमरे में जो भी चीज हाथ आती है, दोनों उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। कुर्सी, मेज, लैंप और बाकी सामान टूटने लगता है। इस खींचातानी में एक बंदूक जमीन पर गिर जाती है। माइकल और वर्कमैन दोनों ही बेहतरीन प्रशिक्षित एजेंट्स होते हैं, इसलिए लड़ाई लंबी चलती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश करते हैं। आखिर में वर्कमैन माइकल को दबा लेता है। वह धीरे धीरे उस पर हावी होने लगता है। जब ऐसा लगता है कि वह माइकल को मार देगा, तभी जेसी बंदूक उठा लेती है। वह वर्कमैन पर वार करती है और उसे रुकने के लिए कहती है। वर्कमैन फौरन जेसी को पकड़ लेता है और उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। उसी पल माइकल अपने पास पड़ी नेल गन उठा लेता है और वर्कमैन पर कई बार वार करता है। वर्कमैन पीछे हटता है और माइकल मौका पाकर जेसी को पकड़ता है और वहां से निकल भागता है। वर्कमैन फिर से गोली चलाना शुरू करता है, लेकिन तब तक माइकल, जेसी और आर्थर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल चुके होते हैं। वर्कमैन पीछे भागते हुए गोलियां चलाता रहता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ देर बाद मैनाफोर्ट उसे संदेश भेजता है और पूछता है कि काम खत्म हुआ या नहीं। वर्कमैन जवाब देता है कि अभी नहीं। यह सुनकर मैनाफोर्ट अपने आदमी रॉस से कहता है कि टीम तैयार करो। शहर पहुंचने के बाद आर्थर माइकल को एक फोन देता है और उनसे अलग हो जाता है। अब गाड़ी में सिर्फ माइकल और जेसी होते हैं। जेसी कहती है कि मुझे अपने साथ अगले द्वीप पर ले चलो, लेकिन माइकल मना कर देता है। वह कहता है कि मैं चाहता हूं तुम एक बेहतर और सुरक्षित जिंदगी जियो। उधर रोबर्टा की टेक्नीशियन उसे बताती है कि कोई बाहर से थिया सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। अब रोबर्टा को शक हो जाता है कि मैनाफोर्ट सब कुछ छुप कर चला रहा है। इसी बीच माइकल जानबूझकर लंदन में कैमरा के सामने आता है। वह चाहता है कि सिस्टम उसे पहचान ले। वह एक नाइट क्लब के बाहर पहुंचता है। दरवाजे पर खड़ा आदमी उसे रोकता है तो माइकल उसे काबू करके अंदर चला जाता है। मैनाफोर्ट कैमरा पर माइकल का चेहरा देख लेता है और उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश करता है, लेकिन वह तुरंत ब्लॉक हो गया। अब रोबर्टा को साफ समझ आने लगता है कि मैनाफोर्ट उससे कुछ बड़ा छुपा रहा है। नाइट क्लब के अंदर माइकल और जेसी की मुलाकात कमाल शाह से होती है। माइकल उससे कहता है कि जेसी के लिए नई पहचान बनानी है। कमाल पूछता है कि वह उनकी मदद क्यों करे। इस पर माइकल उसे याद दिलाता है कि उसने कई लोगों की जानकारी मैनाफोर्ट तक पहुंचाई है। माइकल कहता है कि अगर मैं पकड़ा गया और ये राज बाहर आ गया तो तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन जान जाएंगे कि उन्हें फंसाने में तुम्हारा हाथ था। ये सुनकर कमाल समझ जाता है कि अब उसके पास मदद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। माइकल फिर जानबूझकर कैमरा के सामने अपना चेहरा दिखाता है ताकि मैनाफोर्ट के लोग उसकी तरफ खींच आए। कमाल जल्दी से जेसी के कागज तैयार करवाता है। बोट आधे घंटे में निकलने वाली होती है, इसलिए माइकल और जेसी तुरंत वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन मैनाफोर्ट की टीम पहले ही नाइट क्लब तक पहुंच चुकी होती है। माइकल एक आदमी पर हमला करके उसे नीचे गिराता है और उसकी बंदूक से उसे खत्म कर देता है। तेज संगीत की वजह से आसपास के लोगों को पहले कुछ पता नहीं चलता। फिर माइकल टूटे हुए कांच से दूसरे आदमी पर वार करता है, लेकिन जब वह तीसरे आदमी पर गोली चलाता है तो लोगों को शक होने लगता है। अब माइकल और जेसी बाथरूम वाले रास्ते की तरफ भागते हैं। वहां भी एक आदमी सामने आ जाता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। माइकल दुश्मनों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और जेसी को वापस भीड़ की तरफ ले जाता है, लेकिन वहां भी मैनाफोर्ट के लोग उन्हें घेर लेते हैं। माइकल को कई लोग मिलकर पीटने लगते हैं। जेसी उसकी मदद करने आती है, मगर एक आदमी उसे धक्का देकर गिरा देता है। माइकल तुरंत उस आदमी को गोली मार देता है। गोली चलते ही भीड़ डर कर इधर उधर भागने लगती है। इसी भगदड़ में एक आदमी जेसी को पकड़ लेता है और उसे वहां से उठा ले जाता है। माइकल तुरंत आर्थर को फोन करता है। आर्थर शहर के कैमरा देखकर जेसी को ले जाने वाले आदमी का पीछा कर रहा होता है। वह माइकल को लगातार रास्ता बताता जाता है कि कहां मुड़ना है और किस तरफ जाना है। जेसी को एक वैन के पीछे फेंका जाता है। उसी समय रोबर्टा की टीम भी वहां पहुंचती है और रास्ता रोक देती है। माइकल उन्हें भी दुश्मन समझता है। वह रास्ते में आने वाले सैनिकों को काबू करता हुआ आगे बढ़ता है। जब उसे वैन दिखाई देती है तो मैनाफोर्ट के लोग उसे घेर लेते हैं। माइकल एक एक करके सबको गिराता है और जेसी
तक पहुंच जाता है। तभी वर्कमैन भी वहां आ जाता है, लेकिन उससे पहले माइकल और जेसी एक बाइक लेकर वहां से भाग निकलते हैं। कुछ देर बाद जेसी और माइकल समंदर के किनारे बने रास्ते पर पहुंचते हैं। बोट जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन जेसी रो रही होती है। वह माइकल के बिना वहां से जाना नहीं चाहती। माइकल उसे समझाता है कि यही उसकी सुरक्षा का रास्ता है। तभी अचानक गोली चलती है। माइकल तुरंत जेसी को बोट की तरफ धक्का देता है ताकि वह सुरक्षित निकल सके। जेसी मजबूरी में बोट पर चली जाती है और माइकल पीछे रुक जाता है। अब माइकल और वर्कमैन आमने सामने होते हैं। दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद वे हाथों से लड़ने लगते हैं। कभी पाइप, कभी जंजीर, जो चीज हाथ आती है दोनों उसी से हमला करते हैं। वर्कमैन एक बार फिर माइकल पर भारी पड़ता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन माइकल किसी तरह उसे नीचे गिरा देता है। वह जंजीर से कई बार वार करता है, फिर जंजीर को पाइप के चारों तरफ लपेटता है और वर्कमैन के सिर पर जोरदार चोट मारता है। आखिर में वर्कमैन वहीं मारा जाता है। कुछ समय बाद मैनाफोर्ट अपने बड़े घर की खिड़की से बाहर देख रहा होता है। बाहर उसके 2 गार्ड जमीन पर पड़े होते हैं। जब वह पीछे मुड़ता है तो माइकल उसके कमरे में खड़ा होता है। मैनाफोर्ट और माइकल के बीच ब्लैक काइट्स और पुराने आदेशों को लेकर बात होती है। मैनाफोर्ट अब भी अपने फैसलों को सही ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उसकी कोई सफाई नहीं सुनता। आखिर में माइकल उसकी तरफ बंदूक उठाता है और उसके सिर में गोली मार देता है। 3 महीने बाद जेसी स्पेन में एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी होती है। रोबर्टा और उसकी टीम दूर से उस पर नजर रखे हुए होते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि माइकल कभी न कभी जेसी से मिलने जरूर आएगा। जेसी एक कैफे में बैठकर किताब पढ़ रही होती है। रोबर्टा कैमरा से उसे देख रही होती है। तभी कैमरा थोड़ी देर के लिए हिलता है और उसकी नजर जेसी से हट जाती है। उसी समय एक वेट्रेस एक छोटा सा बैग लाकर जेसी को देती है। जेसी बैग खोलती है तो उसके अंदर शतरंज का एक मोहरा होता है। वह समझ जाती है कि यह किसने भेजा है। वह सामने सड़क की तरफ देखती है। दूसरी तरफ माइकल खड़ा होता है। आखिरकार माइकल वापस आ चुका होता है। जेसी उसे देखकर चुपचाप मुस्कुराती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।